अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और जनाब आप सब लोगों को लाहौर न्यूज़ की जानिब से गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने जो हमारे ईद के पहले 3 दिनों के जो शोज़ थे जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए किए, और जनाब वो भी आप लोगों ने खूब इंजॉय भी किए होंगे, उसको देखा भी होगा, खुश भी हुए होंगे उनको देखकर। बहुत से मुख्तलिफ मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात भी करवाई थी। तो ईद के मौके पर जनाब हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि ईद को भरपूर तरीके से मनाया जाए, जैसे कि मैंने मनाया आप लोगों के साथ और हमारे गेस्ट ने मनाया। और ईद की खुशियां मनाने के लिए ना सब एक दूसरे को अपने घर पर मदऊ भी करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी लोगों ने आज से, जैसे कि मैंने अपने ऑफिस का आगाज़ कर दिया है, कि कुछ लोग अभी भी अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, घर में बैठे हुए होंगे, अभी हमें देख भी रहे होंगे, नाश्ते कर रहे होंगे। तो जनाब एक नया दिन का आगाज़ हमने दोबारा से कर लिया है, भरपूर एनर्जी के साथ, तवानाई के साथ। हमने जनाब ये दोबारा से अपने जो रूटीन का प्रोग्राम है उसमें आपके सामने हाज़िर हो चुके हैं, ताकि आपके काम में भी वही एनर्जी नज़र आए जो कि ईद की छुट्टियों के बाद नज़र आनी चाहिए। ईद बड़ी अच्छी गुजरी है, हमने खूब खाबे खाए हैं, खूब खाने खाए हैं, लोगों से मिले हैं, मिल मुलाकातें की हैं, ईदियाँ भी ली हैं। हमारे जो जनाब शो हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होंगे। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था इन 3 दिनों में, आप लोगों के साथ आके ईद को एंजॉय किया। हमारे जो गेस्ट थे बहुत ही अच्छे, बहुत ही नामवर गेस्ट हमने आप लोगों के लिए बुलाए थे, ताकि आपकी जो ईद है उसको मज़ीद 4 चांद लग जाएं। तो आज हम रूटीन की बातें करेंगे, मौसम का अहवाल भी जानेंगे, शहर का अहवाल भी जानेंगे और एक्सपर्ट मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, ताकि ईद के बाद ज़रा थोड़ा सा कैजुअली तौर पर जो हमने अपना दिन का आगाज़ करना है या आगे डेज़ का आगाज़ करना है, उनको किस तरह हमने लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो मौसम का अहवाल जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जनाब मौसम बहार तो है लेकिन उसके साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बढ़ती ही जा रही है। और अगर शहर लाहौर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी खूब जनाब सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, हवा भी कभी ना कभी चलती है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है। लेकिन आज मौसम कैसा रहेगा या आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहेगा, उस हवाले से सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जनाब आज के मौसम का अहवाल सामिया से जानते हैं। जी सामिया बताइएगा, मौसम किस तरह का रहने वाला है आज का? जी बिल्कुल मुनीबा, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद मैं कहूँगी कि आज जो लाहौरी हैं वो आज भी अपनी ईद पूरे जोशो खरोश से मना रहे हैं। हालांकि आज ईद का चौथा दिन है, लेकिन आज भी यही सिलसिला देखने में आ रहा है कि लाहौरी जो हैं वो पार्क्स में जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो चिड़ियाघर का रुख कर रहे हैं, ताकि अपनी ईद जो है वो भरपूर तरीके से मना सकें। ईद के तीनों दिन हमने यही देखा कि लाहौरी जो थे वो निकल जाते थे, शाम टाइम ही बाहर निकल जाते थे और ख़ूब अच्छे तरीके से जो है अपनी ईद मनाते थे। ये मनानी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो ईद की अच्छी खासी शॉपिंग कर रखी थी। बाज़ारों में जो था, ईद से पहले हमने यही देखा कि अच्छा खासा रश लगा हुआ था और ईद के दिन जो थे वो लड़कियां, मर्द हजरात, छोटे बच्चे जो थे वो ईद के लिए ख़ास तौर पे बड़े ही एक्साइटेड थे। अब जो है ईद के 3 दिन गुजर चुके हैं, तो अब उन्हें अपनी ईदी मिल चुकी है, तो वो अब ईदी लेके चिड़ियाघर, पार्क्स वगैरह का रुख कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ताकि अपनी ईदी जो है उसको अच्छे तरीके से मौजें करके जो है वो ख़त्म कर सके। और उसके बाद तो आपको पता है आज ईद का चौथा दिन है, तो कल जो है वो कल भी गवर्नमेंट की छुट्टी है और उसके बाद फिर से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही देखने में आएगा कि सिलसिला जो है वो फिर से इसी तरीके से ही बरकरार रहेगा, फिर से एक बार सब जो है वो रूटीन में आ जाएंगे। रमज़ान में हमने यही देखा कि जो रमज़ान के पहले 15 दिन थे उसमें मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर से हमें ये देखने में नज़र आया कि धूप जो थी वो पड़ना शुरू हो गई और सूरज जो था वो अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमकना शुरू हो गया। लेकिन रमज़ान के आखिरी रोज़े थे वो एक बार फिर अच्छे गुजर गए। लेकिन अब ईद पर भी हमें यही देखने में आया कि मौसम जो था वो गर्म था। आज भी जो है यही इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं महकमे मौसमियात की जानिब से कि सारा दिन जो मौसम है वो इसी तरीके से गर्म रहेगा, लेकिन शाम टाइम जो है वो मौसम एक बार फिर खुशगवार हो जाएगा। तो लाहौरी जो हैं अगर उन्होंने ईद अभी भी अपनी इंजॉय करनी है तो वो शाम टाइम जो है वो घरों से बाहर निकले, रेस्टोरेंट जाएँ और जहाँ जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ जाएँ और ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। आपको भी मैं कहती हूँ अभी भी ईद की जो छुट्टियाँ हैं वो हैं
कल का भी जो है वो छुट्टी का दिन है, तो आप भी शाम को निकलें और भरपूर तरीके से अपनी ईद को एंजॉय करें। तो यही देखने में आ रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो अभी जो दर्जा हरारत है आने वाले दिनों में हम देखेंगे दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा। आज भी दर्जा हरारत जो है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में है। आने वाले दिनों में यही देखा जाएगा कि दर्जा हरारत जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से यही इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अभी तक जो है वो बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। आगे आपको पता है मई शुरू हो गया है, मई जून जुलाई ये जो महीने होते हैं ये गर्मी के होते हैं। तो मई में भी हम यही देखेंगे दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो यही देखने में आएगा जैसे जैसे अब दिन गुजरते जाएंगे दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा ही होता हुआ नज़र आएगा। जी ठीक है जी, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी। सामिया, आपका शुक्रिया मौसम के हवाले से जनाब वो बता रही थी, और मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मौसम ये इंजॉय करें लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। पानी लाजमी पिएं ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाएं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद ईद के हवाले से ही बात कर लेते, क्योंकि ईद के मौके पर हम सब ने बहुत मज़े के पकवान खाए और खूब लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए। और इसी ईद के मौके पर ना बसियार खोरी की वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है, क्योंकि हम सब ने रमज़ान मुबारक के एक महीने की रूटीन से एकदम से निकले हैं और खूब मज़े के पकवान तैयार करवा के घरों में वो खाए हैं और अपनी तरफ से खूब इंजॉय करने का सोचा है। लेकिन जब एक महीने की रूटीन को एकदम से हम चेंज कर देते हैं ना, तो इसके साथ काफ़ी मसाइल भी जन्म लेते हैं और हमें इसका अंदाज़ा तब होता है जब हम किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और इस ईद पर भी लोगों ने खूब मज़ेदार और चटपटे लजीज खानों को ना सिर्फ अपने दस्तरखान की जीनत बनाया था, बल्कि बसियार खोरी से भी परहेज़ नहीं की गई है। इसके साथ साथ माह रमज़ान में मुरगन और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है हमारे घरों में, जिसकी वजह से अक्सर लोग वज़न में इजाफे की शिकायत करते हैं। तो रमज़ान में एक्सरसाइज करने की रूटीन भी हमारी बरकरार नहीं रहती है, ना ही हम कर पाते हैं। तो अब रमज़ान ख़त्म हो चुका है और हर किसी की यही कोशिश है कि जल्दी से हम लोग फ़िट हो जाएं और बढ़ते वज़न से छुटकारा हमने पाना है। तो किस तरह पाना है, क्या हमारी जनाब रूटीन होनी चाहिए? तो रमज़ान में वज़न क्यों बढ़ता है, अब कैसे उस वज़न को कम किया जा सकता है? हाफ़िज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनकी एक तो ईद किस तरह की गुजरी है, रमज़ान किस तरह का गुजरा है और ईद के बाद हम वज़न किस तरह कम कर सकते हैं। हाफ़िज़ साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी आप? बहुत अच्छी माशाल्लाह। बहुत अच्छी गुजरी। रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो क्या ईद जिस तरह रमज़ान में हम लोग की यही कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा एतदाल में रहकर खाएं ताकि हमारा वज़न जो है वो कम हो जाए, लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि हम लोगों का वज़न बढ़ जाता है, हम जितना मर्ज़ी फास्टिंग मोड में भी रहें लेकिन हमारा बढ़ जाता है। इसकी क्या वजह है? अच्छा मुनीबा, पहली बात तो ये है कि बंदा लाहौरिया हो खुश मिजाज हो, खुश शक्ल हो, खुश खुराक ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जहाँ तक बात है खुश खुराक होने की, तो हमारा ये है कि हम सब कुछ खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही, और खाना भी चाहिए। अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है खाने के लिए। देखिए, आज का डॉक्टर कहता है वी आर व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी डू, वी आर व्हाट वी थिंक, कि हम जो हैं वो हम खाते हैं, जो हम हैं वो हम सोचते हैं। अच्छा, एक मिथ बनी हुई है कि हम जब जिम जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमने वेट लूज़ करना है। हाँ। अच्छा, जिम वेट लूज़ करने के लिए नहीं है, जिम है फिट रहने के लिए। वेट लूज़ होता है किचन में। हम क्या करते हैं कि हम वेट लूज़ करने के लिए हम चले जाते हैं जिम में चले जाते हैं, और फिट होने के लिए हम किचन में। जबकि मैं कहता हूँ कि आप अगर जिम में फिट होने जाएं और आपका वेट लूज़ होगा किचन में। देखिए, किचन में आप खाते क्या हैं, सबसे बड़ी बात ये। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं 3 टाइम खाना चाहिए, 3 टाइम खाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है 3 टाइम खाना चाहिए? मैं कहता हूँ 6 टाइम खाएं। बहुत छोटे छोटे मील आप 6 टाइम खाते रहें, इंशाल्लाह वो आपका वेट बढ़ने नहीं देंगे। एक हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम भूख लगती है ना, तो हम भूखा रहना शुरू कर देते हैं। हम वेट करते हैं, अच्छा अभी खा लेते हैं, हम बिज़ी हैं, टाइम मिलता है तो खा लेते हैं। अच्छा, उसका नुकसान ये होता है, जैसे खाना हमारे सामने आता है ना, हम फिर उसको ओवर ईटिंग कर जाते हैं। मतलब जैसे टूट के पड़ जाते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो फिर हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे।
ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए जब आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ओवर ईटिंग नहीं होगी, जब ओवर ईटिंग नहीं होगी तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। रिड्यूस हो जाएगा। वेट हमेशा बढ़ता है ओवर ईटिंग से, वेट खाने से नहीं बढ़ता। आज हम जब डाइट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमने भूखा रहना है, भूखा रहना है, या हमने कितने घंटे जो है वो कुछ भी नहीं खाना है। मुझे इस वर्ड से ही नफरत है, डाइट से। सही। मैं कहता हूँ आप हर चीज़ खाएं। देखिए, वेट रिड्यूस करना, फैट लॉस करना, वेट रिडक्शन, ये आपकी लाइफ नहीं है। आपको फिट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूबसूरत लगना चाहिए। तो फिट तभी रहेंगे ना जब वजन थोड़ा सा कम होगा, और आप खूबसूरत तभी लग सकते हैं। देखिए, हम एक गोल तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम नुकसानात कितने कर लेते कितने हैं। कर लेते हैं, एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, आप डिफरेंट जो आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हैं वो नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। नो डाउट। दूसरा ये है कि पानी, वाटर हम बहुत इजी लेते हैं इसको। डिहाइड्रेशन की सबसे मेजर कॉज ये है कि हम पानी कम पीते हैं। तो हम अपने आप को एक्सक्यूज़ ये दे रहे होते हैं कि मैं बिजी रहा हूँ, मैं काम में था, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने पानी नहीं पिया। हाँ। क्योंकि डेफिनेट जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो फिर हम वॉशरूम भी जाते हैं। ठीक है। अच्छा, 2 मिनट के लिए आप तसव्वुर कर लें, मेरे फ्रेंड, मेरे सर्कल में लोग कहते हैं सर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है अगर पानी ज़्यादा पिए। तो मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको वॉशरूम रुक जाए फिर आपकी क्या फीलिंग होगी। उस वक्त हम फिर चीखें मारेंगे, फिर डॉक्टर पे भागेंगे। तो बेहतर ये है कि अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें अपने साथ तो हम परेशान नहीं होंगे। दूसरा, पानी पीने से सबसे पहले आपकी स्किन अच्छी रहती है और आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार नहीं होते। डिहाइड्रेशन से आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन जो है ये समझ लें 99 बीमारियों की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन जिस बंदे को है वो बंदा कभी भी फिट नहीं रह सकता। आप अगर पानी का इस्तेमाल 10 से 12 घंटे करते हैं तो आपका कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट जो हैं वो क्रोनिक भी हैं तो आप उन्हें पानी आज से ही 10 से 15 गिलास पिलाना शुरू कर दें। आप देखिए उनकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अच्छा, देखिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं आजकल, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये सब की सब हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली, हमारे लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हमारी डाइटरी हैबिट्स अच्छी होंगी तो हमारी ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो अब हाफिज़ साहब जिन्होंने वज़न बढ़ा लिया है, रमज़ान में भी एहतियात नहीं की है, ईद के 3 दिनों पे भी एहतियात नहीं की है, अच्छे खासे लवाजमात घर में बने हैं, वो खाए हैं, अब वेट बढ़ गया है, अब उन्हें अचानक लगा है कि हमारा वेट बढ़ गया, वो किस तरह वेट को रिड्यूस कर सकते हैं? यानी कपड़ों की फिटिंग खराब हो गई। खराब हो गई, हाँ। अच्छा, वेट रिड्यूस करने का सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बता। अच्छा। एक तो आपकी 1 घंटा वॉक है। ठीक है। 1 घंटा वॉक है। अच्छा। वो आपने करनी है। और वॉक किस टाइम करनी है? वॉक किस टाइम करनी है? एम्प्टी स्टमक आपने वॉक करनी है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 1 घंटा वॉक करते हैं। अच्छा, वॉक का भी मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि अगर आपकी जितनी एज है उतने मिनट आप वॉक कर लें। अच्छा। पानी का इस्तेमाल जो है आपने 12 से 15 गिलास दिन में करने हैं। सही। आपका वेट नीचे आना शुरू हो जाएगा फौरी तौर पर। पानी जो है इटसेल्फ एक केमिकल नहीं है, ये नेचुरली अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको चलाने में हेल्प आउट करता है। exactly. और पानी जो है इतना अच्छा फैट कटर है, इतना अच्छा फैट कटर है, आप करके देख लें, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स के जो क्लॉट बने हुए हैं वो पानी से ही डिसॉल्व हो जाएंगे, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब आपने सबसे इजीएस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। एम्प्टी स्टमक जब आप सुबह उठे हैं तो आपने 2 से 5 ग्राम मोरिंगा जो है वो पानी में डाल के ले लेना। मोरिंगा का मतलब स्पून गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में? अच्छा, इसमें भी एक मिथ बनी हुई है, वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दूं लोगों को। लोग समझते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी से वेट कम होता है। देखिए, पानी जो है वो आप अपनी तबीयत के मुताबिक पिए। अगर मैं कहता हूँ पानी गर्म पीना है, ठंडा नहीं पीना, जो लोग ठंडा पीते हैं इसका मतलब है वो फिर इसको फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, जैसे हर इंसान का बेड और तकिया अपने मिजाज का होता है ना, तो इस तरह पानी भी हर बंदे का अपने मिजाज का होता है। ठीक है। इसके लिए पानी ठंडा हो या गर्म हो ये मैटर नहीं करता। लेकिन पानी चिल्ड नहीं होना चाहिए, ओवर ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी, नॉर्मल टैप वाटर हो जाए, टैप वाटर हो जाए या थोड़ा हल्का ठंडा। अच्छा, उसमें ये 2 से 5 ग्राम मोरिंगा लें। मोरिंगा पीने से आपका वेट जो है दिनों में नीचे आएगा। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हैं मोरिंगा के। ठीक है।
और बड़ी सस्ता सा टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा मतलब इकोनॉमिकल, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है मोरिंगा को, कोई महंगा नहीं है। तो ये मोरिंगा मिल जाता है मार्केट से? आम मिल जाता है, मोरिंगा मिल जाता है। अगर आपको खाने में थोड़ा इसका टेस्ट थोड़ा अजीब होता है तो इसको कैप्सूल, इसकी कैप्सूल में फिलिंग कर लें, कैप्सूल भर के वो ले लें। अगर आप ले सकते हैं तो इसको आप चम्मच मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है सुबह, ठीक है। अच्छा, ये है आपका प्री ब्रेकफास्ट है। अच्छा, ब्रेकफास्ट से पहले प्री ब्रेकफास्ट आपने ज़रूर करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उठते साथ ही सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, ब्रश हमारे हाथ में होता है, पानी जो है वो हमने वो गर्म पानी चाय के लिए रखा होता है, चाय का कप लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या रास्ते में हम किसी भी जगह से एक कप कॉफ़ी का या चाय का लेते हैं तो हम जाके जी काम पे चले जाते हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, वक्त से पहले बीमारियां जो हैं, देखिए आज हम अगर अपनी डाइट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत सी बीमारियों की तरफ से आपको एक इनविटेशन कार्ड आने वाला है। ऐसे ही है, हाँ जी। आप उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रहें, ठीक है। और अगर आप आज अपनी डाइट को फोकस करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला आप बीमारियों से दूर रहेंगे और आप फिट रहेंगे। हाँ जी। हम आ जाते हैं वेट रिडक्शन की तरफ। वेट हमने कम करना है। अच्छा, मोरिंगा जो है 2 से 5 ग्राम आपने लेना है। 2 से 5 ग्राम इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी नॉर्मल बॉडी है, आप ओवरवेट नहीं है, तो 2 ग्राम ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आप ओवरवेट हैं तो फिर आपको 5 ग्राम मोरिंगा पानी में लेना चाहिए। अच्छा, ये होगा आपका प्री ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट आपने क्या करना है? अच्छा, ब्रेकफास्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, मैं तो 2 बिस्किट लेता हूँ बस, 1 कप चाय के साथ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं खाता मैं, यानी हमारा ये स्टाइल है। हम कहीं बैठे हो ना तो हम बस जस्ट 1 स्लाइस देते हैं और 1 कप चाय का। तुर्की में लोग इबादत का दर्जा देते हैं ब्रेकफास्ट को, लोग इतने शौक से एहतमाम करके, और वैसे भी कहा जाता है कि बादशाहों की तरह हमें ये ब्रेकफास्ट नाश्ता करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जब ब्रेकफास्ट है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए। और आप देखिए अब बादशाह खाते क्या हैं, इसको भी नज़र रखनी है, यानी वो बादशाह कुलचे, नान ये नहीं खाते। हाँ। अच्छा, मैं ना अबूबा अक्सर सोचता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम आज हमने सबसे मुश्किल बनाया हुआ है। वेट कम करना दुनिया का इजी काम है, सबसे आसान काम है। ग्लोबल प्रॉब्लम बनी हुई है आजकल। हर बंदा कोई टीवी चैनल लगा ले, किसी यूट्यूब पे चले जाए, किसी सोशल मीडिया पे चले जाए, हर बंदा बैठ के टिप्स बता रहा है। यानी पाकिस्तान में फिटनेस एक्सपर्ट को निकाल के सारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर को निकाल के सारे डॉक्टर बने हुए हैं। किसी से कोई भी मशवरा पूछ ले, हर बंदा आपको बताने को तैयार है। मैं कहता हूँ कि आपका जो माविन है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो तिब है, जो डॉक्टर है, जो फिटनेस एक्सपर्ट है, जो आपका वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट है मरीबा, वो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए और आपकी नज़र होनी चाहिए उसको परखने के लिए कि क्या ये बंदा वाकई ही इस काबिल है। अगर वो बंदा है, उसका एक्सपीरियंस है, बंदा पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्रीज हैं, तो इसका मतलब है कि उस बंदे का नॉलेज अगर अपडेटेड है तो फिर आपको भी आराम आएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ गूगल के गुलाम मत बने प्लीज़। गूगल पे सब चीज़ें राइट नहीं लिखी होती, सब चीज़ें आपके फ़ायदे की नहीं लिखी होती, मैन टू मैन ये चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। तो पानी अगर आप इस्तेमाल, प्री ब्रेकफास्ट हमने तो कर हमने लिया, मोरिंगा और पानी, ब्रेकफास्ट ठीक है, ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में आप सूखी चपाती लें। अच्छा, सूखी चपाती, सही। रोटी खाएं 7 इंचेस की, ठीक है, डिस्क साइज की चपाती हो, ऊपर कोई घी वगैरह ना लगा। अच्छा, घी अगर आप लगाना चाहें तो कोकोनट ऑयल आप हल्का सा उसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, बड़ा अच्छी खुशबू, महक भी बड़ी अच्छी है। मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा घी इस्तेमाल करना चाहिए, टीस्पून। अच्छा, ये आप टीस्पून याद मुझे बता रहे हैं, लेकिन आप ही के ये घी वाली बात से एक और मुझे बात याद आ गई। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक वीडियो है जो वायरल हो रही है। लाहौर में एक कह लें कि शॉप वाले हैं जो कह रहे हैं जनाब के इन्ना प्यार लोगों का, जिसमें इतना ज़्यादा घी डाला जा रहा है, 15 से 16 किलो उसमें घी डाला जा रहा है, और लोग उनकी तरफ मुतवज्जे भी हो रहे हैं और जाके वहाँ पे नाश्ते भी किए जा रहे हैं, और साथ कह रहे हैं इन्निया मोहब्बत, तो ये मोहब्बतें ठीक है उनके लिए। अच्छा, मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला जल्दी मर जाएंगे। अल्लाह में खैर करे, अल्लाह खैर करे। मतलब इतना ज़्यादा घी डाला जा रहा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखिए, आज घी को हम नहीं छोड़ते, कल घी हमें नहीं छोड़ेगा।
देखिए इट इज़ टू मच है। वो आज आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको मैं भी देख रहा हूँ आजकल। अच्छा, हमारे लाहौरिये पागल हैं खाने के पीछे, और खास करके नाश्ते के पीछे। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि नाश्ता हैवी करना चाहिए, नाश्ता फुलफिल होकर करना चाहिए, लेकिन अब आप देख ले खा क्या रहे हैं यार आप लोग। देखिए हर बंदे को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, ये चीज़ें कॉमन हैं। और आपको पता है आज ये सभी चीज़ों की एक मेजर कॉज क्या है? हमारी ईटिंग हैबिट, क्योंकि आप मोटे हो जाते हैं, फैट। और मुरीबा, ईटिंग हैबिट में सबसे जो फूड हमारा डेंजरस है वो ब्रेकफास्ट में ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ईद के तीनों दिन लोगों ने यही खाया होगा, बिकॉज जितनी उन्होंने तशहीर कर दी है ना सोशल मीडिया पर, खास करके रमज़ान में, तो ईद के तीनों दिन तो लोग वहीं पे गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा हमारा ना भेड़ चाल वाला हिसाब है कि हम जिधर मुँह कर लेते हैं ना बस चल पड़ते हैं, हम ये सोचते नहीं है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। देखिए जितना कम खाएंगे उतनी लॉन्ग लाइफ जिएंगे, जितना कम खाएंगे उतना बीमारियों से दूर रहेंगे। मेरा कहना यह है कि इंसान कभी भी भूखा नहीं मरा, हमेशा ओवर ईटिंग से मरता है। आज हार्ट के जो जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, आपकी कार्डिक जितने भी इश्यूज हैं, उसकी मेजर कॉज सिर्फ यही चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो डाइटरी हैबिट्स हैं जो हमारी सेहत के लिए जो अच्छी नहीं है, मॉर्निंग में वो प्याले भर भर के हम खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमें ये भी पता नहीं है कि हमने एवरी 6 मंथ अपनी बॉडी के पूरे कंप्लीट टेस्ट करवाने हैं, ठीक है ना। हम अपने मॉलिज के पास जाते हैं ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर अगर लिख भी दे के टेस्ट करवाने हैं तो हम कहते हैं ऐसी कोई बीमार आ असी टेस्ट कादे कराइए यार। अगर आप लोग बीमार नहीं हैं तो जो आप खा रहे हैं फिर वो भी बंद करें ना। अगर आपने डॉक्टर के मुताबिक नहीं चलना तो वो भी बंद करें फिर आप। अच्छा, हम लाइफस्टाइल अपनी मर्जी से जिए, मर्जी से उठें, मर्जी से सोएं, मर्जी से खाएं, मर्जी से पिएं और हम बीमार भी ना हो। ये कैसा हो सकता है? ये नहीं। हाँ जी, ये देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हेल्थ दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रायोरिटी पे हमें रखनी चाहिए। आपको गिफ्ट मिली। अच्छा, दूसरा खालिद साहब ये कहा जाता है कि गर्मियों में ना एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जब ज्यादा गर्मी हो जाती है। इज इट ट्रू कि नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज? अच्छा, जिन्होंने नहीं करनी होती है ना वो सबकी सोच यही है, ये भी मिथ बनी हुई है। अच्छा, देखिए गर्मियों में जितना फायदा एक्सरसाइज में है सर्दियों में भी नहीं है। अच्छा, गर्मियों में आप अपने वेट लॉस कर सकते हैं, गर्मियों में आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हैं, आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करती है, आपकी स्किन क्वालिटी बेहतर होती है। स्किन के अंदर से जो गंदे जम्स हैं आपके वो निकलते हैं। सही। आप नोट करके देखें, जिन लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है उन लोगों की स्किन ग्लो करती है, ठीक है। तो गर्मियों में ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं तो रमज़ान मुबारक गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह करे आने वाला रमज़ान भी हमारा हम साथ में देखें। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि रमज़ान मुबारक में भी मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको यही कहा है कि आप दिल लगा के एक्सरसाइज करें। अब गर्मी आ रही है तो फ़ायदा उठाएं। गर्मियों में जितनी तेज़ी से वेट कम होता है सर्दियों में कम नहीं होता। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम जितना एक्सरसाइज करेंगे हमारी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पसीना निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम होता है हमें। देखिए पानी का कोई निबल बदल नहीं है, पानी अगर आप साथ साथ पीते रहें तो फिर डिहाइड्रेशन नहीं होती। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम खूबसूरत बनाया हुआ है कि अगर आप इसका वाटर इनटेक पूरा रखें, इसका लेवल पूरा रखें, तो स्वेटिंग जितनी भी होगी, जितनी मरतबा भी आप यूरिन पास करेंगे, आप उतनी ज़्यादा प्यास लगेगी, उतना पानी आप पी लेंगे, ठीक है। तो वो इक्वल हो गया। अब डिहाइड्रेशन से आप बीमार नहीं हो सकते। देखिए अगर आप धूप में फिर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। अगर हम जिम की हद तक बात करें तो जिम में अगर आपको स्वेटिंग भी होती है तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी खुलती है, उससे आपके मसल्स अच्छे होते हैं, मसल की क्वालिटी अच्छी होती है। जिन लोगों के ऊपर समझ लें कि फैट चढ़ी हुई है, ओवर फैट है जिन लोगों के ऊपर, अब वो 3 महीने गर्मियों के करके देखें, सर्दियों के 6 महीने में वो रिजल्ट नहीं आ सकता जो गर्मियों के 3 महीने में आ जाएगा। क्या बात है। तो मेरा मानना ये है कि गर्मियों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए मुरीबा, मैं आपको छोटी सी बात शेयर करता हूँ। कल ही मैंने अपना बॉडी वेट किया तो मैंने 8 kg वेट अपना कम किया है रमज़ान अल मुबारक में। मेरा 100 था और ये लास्ट रोज़े में मैंने किया है तो मेरा 92 है वेट।
तो इट मीन्स कि देखिए मैंने इसके लिए कोई तगोदो नहीं की, कोई मेहनत नहीं की। सहरी को सहरी समझ के खाया, अफ्तारी को वलीमा समझ के नहीं खाया, अफ्तारी को अफ्तारी समझ के खाया। और पानी जो है वो मैंने वाटर इनटेक ज़्यादा रखा, वो ज़्यादा की है। मैं रात को सोया हूँ नहीं सोया, मैंने पानी पीता रहा हूँ मैं। अच्छा, जो लोग अभी डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, चले रमज़ान मुबारक में एक जस्टिफिकेशन थी कि हम 12-14 घंटे भूखे थे, पानी नहीं पी सके, तो उसके बाद हमने सोना भी है तरावियों के बाद, तो फिर अब पानी पी लेना, अब पानी पी के अपनी जो डिहाइड्रेशन है उसको ख़त्म कर लें। सही, ठीक है। 12 से 15 गिलास तो WHO ने रिकमेंडेड है कि सबको पीना चाहिए, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स गर्ल हैं या नहीं है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो कभी भी इंशाल्लाह ताला आप देखें आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए पानी जो है, हम और बहुत सारी चीज़ें पीते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए हम बनाना शेक्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं। यार सिंपल वाटर, दुनिया का सस्ता तरीन टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटा एम्प्टी स्टमक वॉक है और 15 गिलास पानी के। मुझे आप बताएं इसमें क्या ऐसी चीज़ है, क्या मतलब रॉकेट साइंस है कि मेरी बाप कहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। हाउ कैन इज इट पॉसिबल? वजह ये है हम करना नहीं चाहते। बस अपनी बॉडी को हमने उस चीज़ के ऊपर, उस ट्रैक के ऊपर लेकर आना है ना, कि उसको आदत डलवानी है कि जनाब हमने अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक करनी है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आप गिन के ग्लास पी लें, अगर नहीं भी पिए जा रहे शुरू में 15 ग्लास नहीं भी पी रहे तो 5 से शुरू कर लें, 6, 7, 8, इससे ग्रेजुअली शुरू करें ना, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप आज ही 10 गिलास पी लें और उसके बाद पता लगे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो उसके ये है कि अगर आप पानी, अमूमन लोग 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं। अच्छा, वो 1 गिलास ऐड कर लें, 2-3 दिन बाद फिर वही ना, ग्रेजुअली चेंज करें अपने आप को, चेंज कर लें तो इंशाल्लाह ताला वो 10 गिलास तक भी आ जाएं तो दैट्स फाइन माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि वो कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे। अब आप देखने वालों को लास्ट कमेंट क्या कहेंगे, लास्ट पैगाम क्या देंगे? लास्ट अब मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने पाँव जो हैं इनको हमेशा गर्म रखें। अच्छा। और दिमाग को ठंडा रखें। आप कभी बीमार नहीं होंगे। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी, अगर आप कहते हैं तो 1 मिनट में मैं आपको डिटेल बता दूं। जरूर। जब हमें गुस्सा आता है, सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है ना ये गर्म होना शुरू होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं बॉडी के वो सारे एक्टिव हो जाते हैं फौरी तौर पर। अच्छा, जब हम वॉक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पाँव जो हैं वो गर्म होते हैं। हाँ जी। इसका मतलब है कि अगर आप ब्रेन को ठंडा रखें, पाँव गर्म रखें तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, हेल्दी एंड फिट रहेंगे। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी टिप्स दे के जा रहे हैं। हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मिस्टर मास्टर पाकिस्तान हैं और फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए हो, इतनी अच्छी टिप्स हमें दे के जा रहे हैं कि किस तरह आप लोगों ने और हमने मिलकर किस तरह अपना वज़न कम करना है, ताकि जो हमने खाया हुआ है, अफ्तारियाँ, सहरियाँ और उसके बाद जो ईद के 3 दिन हमने सिर्फ बदपरहेज़ी की है, किसी की नहीं सुनी है, तो अब जो वज़न बढ़ गया है उसको कम किस तरह करना है, ये तमाम तो टिप्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और जनाब हमारी रूटीन जो है खाने पीने की किस तरह तब्दील हो चुकी थी, तो जहां रमज़ान मुबारक में सब ने खाने पीने की जो रूटीन को एकदम से चेंज किया था तो सेहत के मसाइल से 2-4 होना पड़ा। तो जनाब जहाँ सब लोग माह सयाम के बाद किसी न किसी मुश्किल का शिकार हैं, इसी तरह जो हमारे घरों के बच्चे हैं ना, वो भी रमज़ान मुबारक के बाद काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रोज़ा रखने का रुझान उनमें काफ़ी पाया जा रहा था और बच्चों ने रोज़ों में अपनी रूटीन यकसर बदल ली थी। स्कूल नहीं जा रहे थे कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, और रमज़ान मुबारक में क्योंकि रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है और हमने देखा कि अक्सर बच्चे इफ्तारी से सहरी तक जाग कर गुजारते हैं और सारा दिन सोकर, क्योंकि माह सयाम में छुट्टियां थी और कुछ बच्चों को छुट्टियां थी इसलिए ये मुमकिन था। लेकिन अब महकमा स्कूल ने जनाब स्कूलों के नए औकात कार का ऐलान कर दिया और बच्चों को सुबह 7 बजे स्कूल का रुख करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चे अपनी रूटीन को किस तरह ठीक कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन कौन से इकदाम से बच्चे अपनी रूटीन में बेहतरी ला सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद है गुलसाना मंशा है जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे जानेंगे बच्चों की किस तरह की रूटीन होनी चाहिए आफ्टर रमज़ान और आफ्टर ईद। तो गुलसाना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी ईद गुजरी आपकी? ज़बरदस्त।
ईद अच्छी गुजरी? हाँ, मसरूफ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गुलजाना, जिस तरह हमारी रूटीन चेंज होती है, ऑब्वियसली बच्चों की भी रूटीन चेंज होती है। कुछ बच्चे स्कूल जा भी रहे थे, कुछ बच्चों को छुट्टियां थी स्कूल से, अब बाकायदा तौर पर सारे स्कूल जो हैं वो दोबारा से रीओपन हो गए हैं। तो अब किस तरह वो अपनी रूटीन को दोबारा से कह ले कि बैक टू द पवेलियन उन्होंने जाना है, स्कूल जाना है, रात को सो नहीं रहे थे, सुबह रात को गैजेट्स पे लगे हुए हैं, सो नहीं रहे, वालिदैन से गपशप कर रहे हैं, सुबह उन्होंने जाके सोना है, तो किस तरह रूटीन चेंज कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। मेरा ख्याल है कि रूटीन को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ एक घंटे का अगर डिफरेंस वो ले आएँ अपनी लाइफ के बीच में, तो मेरा ख्याल है कि उनकी लाइफ बहुत मज़े से गुजर सकती है। और मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि जी रमज़ान की वजह से रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे ये लगता है कि वो रूटीन सेट हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि अर्ली वेकअप है, अर्ली स्लीपिंग टाइम है, और असल में यही हेल्दी मूव्स हैं। और वो जो एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगी कि रमज़ान में ये जो हम आदत डाल देते हैं बच्चों को कि अच्छा चूँकि सहरी के टाइम दोबारा उठना है तो आप पूरी रात ही मत सोओ, ये एक मुझे लगता है कि बड़ी गलत रूटीन जो है वो पेरेंट्स या बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। और ज़ाहिर बात है पेरेंट्स के सामने ये सब कुछ हो रहा होता है, और पेरेंट्स में वो बच्चों को मना भी नहीं कर रहे होते। और अक्सर मैंने देखा है कि मदर्स खुद अपनी कन्वीनियंस के लिए कि अच्छा मैं अभी सोऊंगी और अभी फिर जाग जाऊंगी। मुझे लगता है कि रमज़ान इज़ द टाइम, ये वो वक्त था कि जब हमारे पास एक बड़ा अच्छा चांस था कि हम ना बच्चों की रूटीन को बाकायदा इम्प्रूव करते। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप बच्चों को टाइम से शाम में सुला दें। सही, जो पहले उनका टाइम था 9:30 10 बजे आप उन्हें सुलाएं। अब 10, 11, 12, 1, 2, 3, if 3 o'clock the child is getting up, so he already has taken a 5-hour sleep, which is like good enough, ठीक है। और उसके बाद जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो आप उन्हें दोपहर का पावर नैप लेने दें। तो 1-1.5 घंटा जब बच्चे ने स्कूल से भी आके सो लिया, तो मुझे लगता है कि रमज़ान तो बड़ी अच्छी रूटीन्स को प्रमोट कर रहा है। रमज़ान कभी आपकी रूटीन को ख़राब नहीं करता, बल्कि हमने जो अपनी रूटीन्स ख़राब कर ली होती हैं, रमज़ान में वो रूटीन्स ठीक हो रही होती हैं जिसको हम फिर अडॉप्ट नहीं करते और छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ 1 घंटे के डिफरेंस है। जैसे अगर इफ़ यू वेकिंग अप 3 in the morning, ज़ाहिर बात है सहरी करने के लिए आप उठ रहे हैं, तो बजाय 3 in the morning उठने के आप कोशिश करें कि बच्चा 4, 4:15 जब फजर की अजान होती है तो उस टाइम उठ जाए। बच्चे जब सुबह क्लास में आते हैं तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इरिटेट करती है वो ये करती है कि फ़र्स्ट लेसन के बीच में मैं गो टू द वॉशरूम। ओ गुड हेवंस, तुम सुबह सुबह उठ के वॉशरूम भी नहीं गए हो। अब क्यों? क्योंकि उठा ही 6:45 बजे है और 15 मिनट है उसके पास सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए और ब्रश करने के लिए। मुंह भी नहीं धोया होता, खाली पानी। They just splash water and they think that they're good to go. और बालों को वो उंगलियों से बना के गाड़ी में, तो यानी you can feel it when the child enters your classroom कि प्रॉपर कंघी नहीं की गई, वो नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उठने का टाइम नहीं था। बड़े अफसोस के साथ मुझे यहाँ एक बात कहनी पड़ती है कि जैसे जब मैं कभी नाजरा का लेसन कंडक्ट कर रही होती हूँ अलॉन्ग विद माई इंग्लिश लेसन्स, तो जो होम रूम टीचर्स हैं उनको कहा गया, उनकी ड्यूटी होती है कि जी नाजरा का लेसन आपने कंडक्ट करना है। ठीक है। ज़रा सा आप कंट्रोवर्शियल टॉक बच्चों के साथ करो, दीन को ब्रॉडर वर्जन के ऊपर लेके जाना चाहो, पेरेंट्स को फ़ौरन पता लग जाता है कि जी आज कोई ज़रा ऊपर के लेवल की बात हुई है। अच्छा। मैंने एक दिन बच्चों से पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, कभी जब आप सुबह अपने रूम से बाहर आते हो, कभी आपकी अम्मा ने आपको ये पूछा है कि आज आपने फजर की नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? तो पेरेंटिंग जो है ना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बच्चे को 4:15 4:30 बजे जगा देते हैं और आप उसको बोलते हैं कि बेटा प्रॉपर वॉशरूम। मुझे आज भी याद है कि हमारी अम्मी उस वक्त तक हमें कोई काम नहीं करने देती थी और वो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये करती थी, डिड यू गो टू द वॉशरूम? आप अपने आप को क्लियर करके आए हो, स्टमक को क्लियर करके आए? और आज तक टिल डेट मुझे वो आदत पड़ी हुई है कि मेरी आँख ही, वो मेरे पेट में जब गुड़गुड़ होती है ना तो वो मेरी आँख खुल जाती है। तो वो मुल्ला की अजान के साथ ना एक तरफ मुल्ला जी बोल रहे होते हैं और एक तरफ गुलसाना का पेट बोल रहा होता है, तो मैं उठ जाती हूँ with the gurgur of my stomach and I straight away go to the washroom, and that's I think the healthiest of the habits. You yourself can observe and you yourself can train your children
कि किस तरह कि आपने करना है। फिर उनके पास एम्पल टाइम होगा कि वो ब्रश भी करेंगे, वो मुंह हाथ भी प्रॉपर धोएंगे। उसके बाद जब तक वो नमाज पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी, यकीन जाने आपके बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल आते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब एक मदर ने बच्चे को नमाज के लिए नहीं वेकअप किया, जब उसको नाश्ते के करवा के नहीं भेजा, तो फिर वो बच्चे 6 बजे या 7 बजे उठने के बाद भी they are sleepy in the classrooms. So that 7 hours sleep even is not making a difference. Okay. Because when your stomach is empty, तो आपका दिमाग खाली है। हाँ, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका एनर्जी आनी है फूड से। और अगर मॉर्निंग का आपने जो फूड है वही स्किप कर दिया है, तो आप, इसका मतलब है कि अगर रात को 10 बजे भी आपने डिनर किया और 7 o'clock आप स्कूल चले गए कुछ खाए पिए बगैर, और दोपहर 2 बजे आपको छुट्टी होनी है, तो कल रात 10 बजे से लेके 2 बजे तक अगर आपका स्टमक एम्प्टी है, तो आप देखो कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या जाएगी। एग्जैक्टली। फिर दिमाग काम नहीं करता, नींद आ रही होती है और वो सारा कुछ। तो रमज़ान आई थिंक इट वाज द बेस्ट टाइम when we could improve on the routines. अच्छा, जब आप रमज़ान में क्लासेस ले रही थी गुलसाना, तो वहाँ पे क्लासरूम में क्या माहौल होता था? बच्चे आके सो रहे होते थे, यॉर्निंग कर रहे होते थे? यॉर्निंग, बिल्कुल। अच्छा। बिकॉज रात को वो बता, फिर मैं उनसे पूछती थी कि व्हाट टाइम डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, एंड इट वाज लाइक मिस हम सहरी तक सोए नहीं। भाई किस खुशी में कि सहरी करनी थी कि किस सहरी ने आपको ये कहा है कि आप रात भर सोए नहीं? बेटे आप 9:30 और 10 o'clock आप अकॉर्डिंगली सोएं। आप आराम से सहरी के टाइम पे उठें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू स्लेप्ट 4.5 और 5 hours, तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स वेकिंग अप आफ्टर 5 hours। वो बेहतर है आपके लिए। फिर आप पावर नैप ले चुके हैं, तो आपका जो 1 घंटे की स्लीप है वो वहाँ पे भी मैनेज हुई हुई है। तो फिर होता ये कि कई बार मैं ये देख रही होती हूँ कि अफ्तार करने के बाद रोज़ा बच्चा ज़रा डोजिंग ऑफ, वो ना 1 घंटे का पावर नैप उस वक्त ले रहे होते हैं, और फिर वही 9, 9:30 वो जाग जाते हैं। हाँ, फिर वो सारी रात जो है फिर वो बाकी एक्टिविटीज में गुजरती है। अच्छा, ये जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है गुलसाना, तो वहाँ पर क्या ये सारी डिस्कशंस हो रही होती है? क्योंकि वालिदैन का भी एक किरदार होता है और टीचर्स का भी एक किरदार है कि किस तरह उन्होंने वो जो सारी जो चीज़ें, बच्चे एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम में कर रहे होते हैं, स्कूल में कर रहे होते हैं, वो वालिदैन तक किस तरह पहुंचा? शुड बी कन्वेड। हाँ। अच्छा, अब मेरे जैसा जो खपती टीचर होता है, मुझे कहा जाता है जी शी इज़ एन एसेंट्रिक टीचर, क्योंकि मैं इस तरह की बातें करती हूँ। अच्छा। लेकिन जो आपके रूटीन के टीचर्स हैं, जिनको सिर्फ ये पता है कि हम एक टीचर हैं और हमारा काम 6 घंटे काम करना है, मेरा कोई कंसर्न नहीं घर में बच्चा उल्टा लटक रहा है, सीधा लटक रहा है, कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे नहीं उठ रहा है, तो और उनको वो मॉर्निंग टॉक्स में भी कुछ किताब से ही पढ़ाना होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, येस, दे आर नॉट एड्रेसिंग टू दिस प्रॉब्लम, बट येस, टीचर्स लाइक मी, दे आर ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट इट. And when you talk to the parents, they really get, you'll be surprised to know, they get offended because the question is being raised on the mother's side, you know. Exactly. It's the mother's duty. I do not have a magic wand that I can enter your house 10 in the evening and I'm going to make you go into the bed. I cannot put you into the bed. It's the mother's duty. She has to keep an eye over. But when the mother herself is, you know, awake 1 in the night, so how will she ask a बच्चा कि आप 10 बजे सो जाओ? हाँ, exactly. तो ये तो माँ को अपने साथ, मतलब बीइंग अ मदर, जब मुझे याद है मेरे बच्चे छोटे थे तो 10 बजे मैं एक रीडिंग बुक पकड़ती होती थी, एंड आई यूज्ड टू गो टू देयर रूम। वेल, इट्स अ स्टोरी टाइम, कम ऑन, हम स्टोरी सुनेंगे। तो कभी कभी मैं रीड करती थी, कभी एक बच्चा रीड कर रहा है, कभी दूसरा बच्चा रीड कर रहा है, एंड व्हेन यू आर टेलिंग देम द स्टोरीज, you're talking to their children, sometimes you're not, I mean, and you're fixing their sleeping time. और आपकी स्टोरी सुनाते हुए बच्चा सो जाते होते थे। Exactly. तो ये रूटीन्स मदर्स ने सेट करनी होती है। तो आजकल मदर्स के अपने, उनको ये पता है वो फजर के टाइम ड्राइवर के साथ सना सफीनाज लॉन्च हो गई है, तो वो उन्होंने लाइन में लगना है जाके। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा इन है, ख़ास करके हमारे बच्चों में, हमारे घरों में, कि मतलब छोटा सा बच्चा भी है तो उसे भी वो टैबलेट चाहिए, वो एक फ़ोन चाहिए जिसमें वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो पेरेंट्स हमारे कहते हैं कि इनको गैजेट्स के साथ थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्री होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए, कि आगे जाके इनके लिए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो क्या वो नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनके लिए वाकई ये बेनिफिशियल है?
मुनीबा किसी हद तक तो जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तब तक तो ठीक है, Okay. तब तक तो बात समझ में आती है कि आप फिक्स्ड आवर्स। अच्छा, मैं एक फैमिली को जानती हूँ और दुबई में इस वक्त रिजाइड करें, पाकिस्तानी फैमिली है, अच्छा अच्छा ठीक है। जब मैं उस बच्चे के साथ ऑनलाइन कभी बात कर रही होती हूँ तो वो इमीडिएट राइट आफ्टर 30 मिनट्स वो मुझे कह देता है, मैम माई स्क्रीन टाइम इज़ ओवर। ओह ओके और फिर एक दफ़ा मैंने उसको ये बोला कि आप ऐसा करो कि आप अपने ही लैपटॉप के ऊपर, मैं आपको एक ऐप का लिंक भेज रही हूँ, यू जस्ट ओपन दैट। ही सेड ऑल द एप्स आर लॉक्ड बाय माय फादर एंड आई कैन नॉट गो टू गूगल फॉर एवरीथिंग आई वांट। ओह ओके सो दैट वाज हेल्दी पेरेंटिंग कि उस बच्चे को इतनी सेंस है, नंबर 1, कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना होना कितना है, चाहिए, हाँ। और 1 घंटे के स्क्रीन टाइम के बाद मेरी आंखों को, मेरे ब्रेन को, मेरे नर्वस सिस्टम को ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए। मैं थोड़े दिन पहले अपना आईसाइट का ग्लासेस अपने दोबारा रीमेक करवाने के लिए गई, तो वो जो मेरा आंखें बनाता है, चश्मे बनाता है, उसको मैंने कहा कैसे रे, एक काम करो यार, ज़रा चेक करना मेरी आईसाइट वहीं पे है, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई हुई है। आई डोंट नो उसके पास कोई ऐसी मशीन थी, जब उसने मुझे उसके सामने बिठाया तो मेरे बिल्कुल भी जहन में ये बात नहीं आ रही थी। ही डिस्कवर्ड थ्रू माई नर्व्स दैट माई स्क्रीन टाइम वॉज मोर देन रिक्वायर्ड। ओके और उसने मुझे फ़ौरन कहा कि अब मैं आपको एंटी ग्लेयर पे डाल रहा हूँ, ओके अब आपके जो ग्लासेस हैं वो एंटी ग्लेयर उसका मैं बनाऊंगा, पहले तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, आप कर क्या रही हैं आजकल? तो मैंने कहा हाँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को मैंने बढ़ाया हुआ है। तो गैजेट सिर्फ एथिकल डिसएडवांटेजेस की तरफ नहीं आपको लेके जा रहा, वो तो बच्चे ने जो भी खोल लिया सो खोल लिया, चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर एक स्मार्ट अगेन पेरेंटिंग होती है जहाँ आप बच्चे के ऐप्स को लॉक में रखते ठीक हो, है। बच्चे का एक्सेस हर चीज़ के लिए नहीं होता है, और जब वो नहीं होगा तो बच्चे का ऑटोमेटिक स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो कम हो जाएगा। जाएगा। वो सिर्फ अपने काम की चीज़ को करेगा, Okay. थोड़ा सा एंटरटेन कर लेगा, गेम भी अगर खेल रहा है तो उसका एक टाइम फिक्स कर दें आप। सही। तो ये माँ और बाप की ड्यूटी होती है कि उन्होंने ये टाइमिंग्स नोट करने होते हैं, क्योंकि गैजेट्स ने यस बहुत ज़्यादा जहाँ कुछ एक्सपोजर दिया है अच्छी चीज़ों को बच्चों के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे नॉलेज जो हैं वो मेनली gain गेन कर कर रहे रहे हैं, हैं हाँ, वहाँ से। exactly. लेकिन इसके साथ साथ स्क्रीन टाइम, और मैं जो नोटिस कर रही हूँ अब कि बहुत छोटी एजेस से बच्चों को आई साइट की आईसाइट प्रॉब्लम्स होती जा रही Problems हैं, आ रही हाँ एग्जैक्टली। हाँ, फिर वो आपको कहेंगे हमें माइग्रेन है, फिर वो आपको ये बताते हैं कि ये जो हमारे, हाँ, नेक neck मसल्स muscles हैं वो हमारे हर वक्त दर्द करते Stiff हो रहते जाते हैं। हैं, अब 30s के बाद अगर ये कर रहे हैं तो समझ में आती है कि एक आदमी ने या एक औरत ने शायद काम बहुत किया है, कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है, या ज़िंदगी के कुछ और टेंशन्स हैं जो आपको नर्वस सिस्टम को आपके डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन एक 8 साल का बच्चा अगर इतने मोटी ऐनकों के साथ बैठा हुआ है कि मैं कभी उनकी ऐनक पकड़ के देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, मेरी भी अभी इतनी ख़राब नहीं है हुई, सही। कि जितनी आपकी ख़राब हो रही है। तो यस, इट्स द आई साइट, इट्स द डिविएशन फ्रॉम द राइट ट्रैक। सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि आपका स्लीप टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स। अच्छा, क्या इनकी क्रिएटिविटी भी इफेक्ट होती है इन तमाम तर चीज़ों से? कुछ हद तक तो सपोर्ट करते हैं गैजेट्स। अच्छा। इफ़ यू आर वॉचिंग गुड साइट्स, गुड स्टफ, तो डेफिनेटली यू आर कमिंग अक्रॉस गुड कंटेंट। जैसे एक टीचर ने, एज अ टीचर, अगर मैंने आपको साइंस फिक्शन का जॉनरा में करवा रही हूँ क्लास में, या रिपोर्ट राइटिंग का ही जॉनरा करवा रही हूँ, तो उसके लिए रिसर्च करना है आपको कि आपको अपने टॉपिक के ऊपर काम करना है, आपको फैक्ट्स चाहिए, आपको कुछ इस तरह की रीजनिंग चाहिए जो आपको इंटरनेट से ही अवेलेबल होती है। तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपके नॉलेज में जब इजाफा हो रहा है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। सही। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डेफिनेटली उसकी तरफ जा रहे हैं तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो क्रिएटिविटी यस इम्प्रूव होती है बिकॉज व्हेन यू आर गेनिंग मोर नॉलेज, तो वहाँ तक तो वो हेल्पफुल है कि आप एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को डिस्कवर कर रहे हो, आप एक से ज़्यादा एंगल्स को डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है। आप एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कवर कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर पुटिंग दोज पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड डिस्कवरीज इन योर ओन वर्ड्स, तो यस, यू आर क्रिएटिंग अ बेटर पीस ऑफ राइटिंग एज कम्पेयर टू
when you were only sticking to only your personal background knowledge. अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, कितने साल का बच्चा है तब तक उसको गैजेट से बिल्कुल भी कह लें कि वो इन्वॉल्व उसको नहीं कराना चाहिए, इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए उसका? आई थिंक ग्रेड 2-3 तक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके बिल्कुल लेकिन नहीं अब तो करना चाहिए। स्कूल्स में भी तो हो गया ना कि स्क्रीन टाइम है, अब जैसे ऑनलाइन आ गया था सारा कुछ कोविड में, और उसकी वजह से स्कूल में भी और बच्चे भी घर में बैठ के स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, हाँ। तो स्कूल में भी ये सारी चीज़ें हो गई तब भी नहीं? नहीं, तब भी नहीं। अगर आप बाहर के स्कूल्स को देखो, जब ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया कि ऑनलाइन अगर हमारे स्कूल्स गए हैं तो चाइना के स्कूल्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया। अच्छा। अब वो बड़ी पढ़ी लिखी कौम है सही मानों में, दे आर एजुकेटेड इन द रियल टर्म्स ऑफ बीइंग एजुकेटेड। ओके। वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस अडॉप्ट की। अच्छा। व्हेन द स्कूल्स वेंट ऑनलाइन दे वर ऑब्जर्विंग 4 ब्रेक्स। ओह ओके। So after every 1.5 hour, the kids were having a 30 minutes break. ओके। अब जो पहला वाला उनका ब्रेक था उसमें वो ब्रंच के लिए जा रहे थे। अच्छा। जो उनका सेकंड वाला ब्रेक था वो उनका लंच ब्रेक था। और अब बहुत मज़े की एक चीज़ जो मैंने डिस्कवर की, उनका थर्ड ब्रेक वाज अ पावर नैप ब्रेक। और उधर ही उन्होंने वो बकायदा कैमरास ऑन, अच्छा। और उन्होंने ब्लाइंड्स बच्चों ने पहने, हाँ। लाइट्स ऑफ कमरों की, एंड दे वर स्लीपिंग। वाह जी। और वो इतना मज़े का सीन था। और हाफ एन आवर की उसके बाद एक बेल बजती थी। अच्छा। उधर ही जाहिर बात आप हाँ। ऑनलाइन बैठे हुए टीचर्स कर रहे हैं उसको ऑपरेट, और जैसे वो स्कूल में घंटी बजती थी वहाँ वो घंटी बजी, और द किड्स वर ऑल रेडी टू वर्क अगेन। सो स्मार्ट माइंडिंग के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर कोई भी चीज़, मैंने कहा ना किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, लोग बड़े मुझे इस पर सवाल भी बहुत आते हैं कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कोई चीज़ गलत नहीं होती, हम उसको गलत बनाते हैं। जब आप उसकी प्रैक्टिस गलत करोगे, जब उसको अडॉप्ट गलत तरीके से कर लोगे तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। नो डाउट ऐसे। तो दुनिया का कोई भी इल्म, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी आइडिया is not wrong until unless it's being adopted wrong. So when you take in a healthy way, तो nothing goes wrong. तो स्क्रीन टाइम भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो और ये बच्चे और ये बच्चों को पेरेंट्स ने ही बताना है कि किस तरह आपने मैनेज करना है, टीचर्स ने बताना। हाँ। टीचर्स गाइड करें, पेरेंट्स गाइड करें। क्यों टीचर को हर वक्त सिर्फ अपनी किताब और अपने सफ़ा नंबर 42 की पड़ी होती है? क्यों वो सफ़ा नंबर 42 से बाहर नहीं निकलती? तो टीचर्स को भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी अगर आप, मुझे लगता है कि छोटे छोटे मेजर्स हैं जो अगर टीचर्स लें, पेरेंट्स लें, तो उससे काफ़ी आप बेहतर हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपने घरों में भी इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ उनको इंगेज कर सकते हैं इन तमाम तर चीज़ों में, और ख़ुद भी आप करके दिखाएंगे तभी बच्चे वो सीखेंगे, तभी बेहतरीन तरीके से वो उस चीज़ को सीख सकते हैं। गुलसाना मंशा एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है। गुलसाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और किस तरह बच्चों की रूटीन को ठीक करना है और स्कूल जाना है और किस तरह उनकी कारकर्दगी, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको बेहतर किया जा सकता है, उस पर बात की है। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और जब लाहौर के मसाइल का जिक्र करते हैं ना, तो लाहौर की सफाई सरे फहरिस्त होती है, और जब कोई त्यौहार हो तो शहर लाहौर की सफाई और भी ज़्यादा मैटर करती है। सोना शहर लाहौर बागों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह इस शहर बेमिसाल की हरियाली और सफाई सुथराई है। और इस शहर का ये एजाज़ बरकरार रखने के लिए ना इंतज़ामिया को खूब मेहनत करना पड़ती है। ईद उल फितर पर लाहौर की सफाई के हवाले से LWMC के अमले की कारकर्दगी काबिल तहसीन रही है। ईद के तीनों दिन कितने अफसरान ड्यूटी पर मौजूद थे, कितने टन वेस्ट इकट्ठा करके सफाई ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है, ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो हमने आज के गेस्ट से जनाब जानना है। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब CEO हैं LWMC के बाबर साहब दीन साहब हैं, और उनके साथ हैं जनाब इमरान मलिक साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। उनसे भी बात करेंगे। सर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू। ठीक है। इमरान, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। वो तो आज चौथा दिन है लेकिन फिर भी ईद चल रही है। सर, कैसी ईद गुजरी आपकी? जी, ईद तो LWMC मेरी भी और हमारी सारी टीम की
प्राइमरली जो है वो लाहौर को साफ रखने में, क्योंकि ईद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, लाहौर में वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेशन है वो भी बढ़ जाती है इस दौरान, तो इसलिए हमारी जो हमारा स्टाफ है वो 24/7 जो है वो ड्यूटीज़ में मौजूद रहा है, तो हमारी ईद भी प्राइमरली इसी ऑपरेशन के अंदर ही होती है। तो कब से ये ऑपरेशन जो है ये स्टार्ट किया गया था, मतलब ईद के फर्स्ट डे था या उससे पहले से ही स्टार्ट कर लिया गया था? इसमें ऐसा है कि जो ईद ऑपरेशन है वो प्राइमरली हमारा चांद रात वाले दिन स्टार्ट होता है। अच्छा। और मिडनाइट से लेके सुबह ईद की नमाज तक जो है वो जितनी भी मशीनरी और जितना स्टाफ है उसको एक्टिवेट किया जाता है। और ये इंश्योर किया जाता है कि जितनी भी ईदगाहें हैं हमारी 150 से ऊपर जो मेजर मसाजिद हैं जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी, उन सबको, उनके रस्तों को, वहाँ पे कोई डबरी पड़ी हुई है, कोई किसी किस्म की सफाई की ज़रूरत है, वहाँ कंटेनर्स की क्लियरेंस करनी है, लाइन की एप्लीकेशन करनी है, उनमें से बहुत सारी जगहों की वॉशिंग भी होती है। तो इस चीज़ों पे फोकस करके पहला ऑपरेशन जो है वो चांद रात वाले दिन होता है। और उसके बाद जो बाकी 3 दिन है उसके अंदर भी हमारी कंटेनर्स की क्लियरेंस और मैनुअल स्वीपिंग, वैक्यूम स्वीपिंग, वॉशिंग, ये चीज़ें एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहती हैं। ठीक है, इसी वजह से हमें जो शहर लाहौर है ना वो अपनी असली हालत में साफ़ सुथरा हमें नज़र आता है इन 3 दिनों में। अच्छा इमरान, आपसे जानना चाहूँगी, मैंने तो देखा है कि हमारा जो लाहौर शहर है वो साफ़ सुथरा नज़र आया था, आप भी ड्यूटी कर रहे होंगे या आप घर वालों के साथ जब ईद पे निकले होंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा कि शहर लाहौर नज़र आ रहा है, कहीं गंद नज़र आया आपको? देखिए मुनीबा, जो कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी छुट्टियां होती हैं और हमारी छुट्टियां नहीं होती, और हम ईद पर बाकायदा काम कर रहे होते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो ईद है ये इस ईद का अपना मज़ा है, मीठी ईद है। और सफाई सुथराई की बात के साथ साथ अगर आप देखा जाए तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सफाई जो है लाहौर में गुजारी, और वो जहाँ पे उनका घर है ना अड्डा प्लाट, वहाँ तक तो हमें लाहौर साफ नजर आया। सही, जाहिर बात है वहाँ पे सफाई वहाँ पे सफाई का तो ज़्यादा ही तमाम होना था, मशीनरी भी नजर आई है। और जो इनका ऑपरेशन वर्क था वो, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि ऑफल्स नहीं होती, वो बड़ी ईद पे होती है, वो बड़ी ईद पे होती हैं। वो 55 मैट्रिक टन इन्होंने पूरा लाहौर शहर से वो इकट्ठी करनी होती हैं। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है वो, एग्जैक्टली। और इतना हैवी ऑपरेशन होता है कि ना ऑफल्स उठाना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल है। अंतरियाँ, गंदगी, बदबू, ये बहुत ज़्यादा। मगर इसमें ये था कि शहर लाहौर चूँकि मार्केट्स बंद हैं, आपका 6000 जो है टन कूड़ा जो है उसको उठाया जाता है रोज़ाना। मगर चूँकि मार्केट्स बंद होती हैं तो इसमें LWMC को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क़ुव्वत मिल जाती है काम करने की, क्योंकि वैसे ही एक ईद का समा होता है और शाम को बगात में लोग जाते हैं, चूँकि इस दफ़ा गर्मी भी थी मगर लोगों के पास एक्टिविटी कोई नहीं है जाने के लिए। लोग अगर जाते हैं फिर रेस कोर्स की तरफ, गुलशन इकबाल, ग्रेटर इकबाल की तरफ रुख करते हैं, इसी तरह जो है शादरा की तरफ भी रुख करते हैं, जहांगीर के मकबरे में। ये जो ऑपरेशन होता है ये स्टीम ने हर जगह अपने ना जो अपना स्टाफ है उसको डिप्लॉय किया जाता है और फील्डिंग खड़ी की होती है कि जो VVIP मूवमेंट्स हैं उनका ख्याल रखना है, इन्होंने कब निकलना है, इतला जो है वो CO को कैसे जानी है, तमाम लोगों को कैसे जानी है, मौके पे कैसे पहुंचना है। ये फील्डिंग खड़ी होती है 3-4 रोज़ में, ताकि जहाँ जहाँ पे भी कोई पहुंच रहा है वहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ के साथ साथ अफसरान भी पहुंचे। एक विजिट हो तो लग पता जाता है, इनको बार बार विजिट करने पड़ते हैं। तो इनके अब मसाइल जो हैं वो वैसे ही खत्म हो चुके हैं क्योंकि मशीनरी इनके पास अपनी है, वर्कर्स इनके पास सेटिस्फाइड हैं। मगर मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि वर्कर्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। इनके पास 9 से 10,000 है, तो कम अज़ कम सेंट्री वर्कर्स जो हद सफाई वाले वर्कर्स हैं वो 20,000 होने चाहिए, ताकि आपका शहर लाहौर इस वक्त बहुत बड़ा हो चुका है, फैल चुका है ना इमामिया कॉलोनी से मांगा मंडी, और ये मुंह से कहने की बात है, वहाँ पे जाते जाते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और इतनी देर में तो सियालकोट से बंदा वापस आ जाता है, क्योंकि अगर आप रिंग रोड से जाते हैं सियालकोट तो 1.25 घंटे का रास्ता है, तो अगर आप इमामिया कॉलोनी से मांगा मंडी जा रहे हैं तो 2.5 घंटे लग जाते हैं, यानी कि रास्ते में रश है, मुल्तान रोड है, ठोकर है, तमाम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका शहर लाहौर इस पर बड़ा हो चुका है। 9300 किलोमीटर लंबी गलियाँ जिनको इन्होंने साफ़ करना होता है, और हर 274 यूनियन काउंसिल हैं जो कि अब बढ़ जाएंगी नए कानून के मुताबिक।
मगर अभी फिलहाल 274 यूनिकॉर्न कौंसिल है, मगर ये बहुत फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से LWMC जो है वो अपने जितने भी टारगेट्स हैं उसको अचीव कर सकती है और अचीव कर रही है। और इनके पास इसको बहुत बड़ा मौका है छोटी ईद के बाद कि अब ये अपनी जो ग्राउंड रियलिटी की चीज़ें हैं जो मिस हैं, जैसा कि लैंडफिल साइट्स, उसको बेहतरीन करें, उसके आगे की लैंडफिल साइट पे काम करें, और दूसरा जो है कूड़े से बिजली बनाने के हवाले से काम शुरू करें, ताकि जो इनका रोज 6000 टन कूड़ा जाता है वो खत्म हो। उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, इनिशिएटिव लिया है, 3 बिन सिस्टम निकाला। उसमें आपके घर में, यानी कि अभी इन्होंने मॉडल यूनियन काउंसिल को चुनी हुई है, वहाँ पे काम हुआ हुआ है कि सब्जा कितना है, ये गन कितना है, फलां गन कितना है, उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो अगर ये पूरे लाहौर में हो जाए तो क्या ही बात है। चले ये मैं इन्हीं से सर से बाबर साहब से ही जानना चाहूँगी, जिस तरह इमरान ने कहा कि जो अफसरान हैं या जो ड्यूटी वर्कर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपने सोचा है कि उनकी तादाद ज़्यादा? देखिए इसमें एक चीज़ ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि मेरा इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जो हमारी वर्क फोर्स है, हाँ जी, उसकी वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के ऊपर जा सके। अच्छा, तो उसके लिए हम जितने भी ऐसे वर्कर्स हैं जो कि अनविलिंग हैं या ऐसे वर्कर्स हैं जो कि जो असल में फील्ड में मौजूद नहीं होते, तो हम उनको इंश्योर कर रहे हैं कि वो हमारी वर्कफोर्स का पार्ट ना रहें। अच्छा, तो जैसे मैंने पिछले 2 महीनों में ऑलमोस्ट कोई 600-700 के करीब ऐसे लोगों को जो है वो टर्मिनेट किया गया है। और वंस वी रीच दैट स्टेज के हमारे पास ये फोर्स जो है वो तमाम 100% एफिशिएंसी पे काम कर रही होगी, तो फिर उसमें मैं एग्री करता हूँ इमरान साहब से कि वर्क फोर्स की इन्हांसमेंट की ज़रूरत है। लाहौर जो है एक्सपेंड कर रहा है, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस जो हैं उसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और फिर हमारी सोसाइटी के अंदर जो कल्चर है वो किसी तरीके से भी वेस्ट रिडक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे, तो वो सर्कुलर इकॉनमी की तरफ नहीं जा रहे, तो वो पैकेजिंग और ये सब चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं, उनका यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो वेस्ट की प्रोडक्शन जो है, जनरेशन भी उसी तरीके से इंक्रीज हो रही है, तो उसे हमें करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी सफिशिएंट फोर्स है जिससे काम लिया जा सकता है। अच्छा, ये ईद जिस तरह इमरान ने भी कहा कि बड़ी ईद पे ज़्यादा ऑफल्स वगैरह होती हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा हैवी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तो इन ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है आप लोगों को? जी, इसमें देखें, एक ये है कि इस ईद पे लोग एक बड़ी तादाद के अंदर पार्क्स वगैरह के अंदर जाते हैं, हाँ जी। हमारी मार्केट्स के अंदर, बाकी मार्केट्स तो बंद होती हैं, लेकिन जो खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छा, इनके ऊपर एक्टिविटी उसी तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, तो फैमिलीज की तरफ से जो टूरिस्ट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह हमने हर पार्क के अंदर PHA के साथ मिलकर उनके जितने मेजर पार्क्स हैं उनमें भी और छोटे पार्क्स में भी अपने जो वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स, उनको डिप्लॉय किया था 10-10 हर पार्क के अंदर, ताकि उनकी सफाई भी जो है, अव्वल तो PHA उनकी खुद कर रहा होता है, लेकिन ईद पे एडिशनल रश की वजह से उसे काउंटर करने के लिए हमने उन्हें एडिशनल वर्कफोर्स दी। इसी तरह मार्केट्स के अंदर भी दिन और शाम को एडिशनल लोगों को लगाया जाता है मैनुअल स्वीपिंग के लिए। अच्छा, इसका ऑब्वियसली जब लोग बाहर निकलते होंगे तो फीडबैक भी देते होंगे, जिस तरह कंप्लेन करते हैं उस तरह फीडबैक भी देते होंगे, तो इन 3 या 4 दिनों में कितनी कंप्लेंट्स आई जिसका अजाला किया गया और किस तरह का फीडबैक आया? हमारी एक हेल्पलाइन है 1139 और दूसरी हमारी सोशल मीडिया हेल्पलाइन है। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बंदा ट्वीट करे तो हम उससे 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज़ लिटरली अ टाइम कि हम आवर से डिक्रीज करके अब हम 10 मिनट पे आ चुके हैं कि आप ट्वीट करें कि ये मेरा घर है, ये यूसी है, ये गली है, पिक्चर लगाएं, तो 10 मिनट में हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और 1139 पे भी हमें ऑलमोस्ट कोई 500 से ऊपर कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव हुई थी, जिनको हमने उन्हीं डेज़ के अंदर जो है वो कंप्लीट किया। और सोशल मीडिया, और ये ना सिर्फ ये कि सिर्फ ईद पे हो रहा है, बल्कि जनरली भी कोई भी लाहौर का शहरी अगर वो समझे कि उसके घर के करीब या मार्केट में किसी किस्म का उसे लिटरिंग नज़र आती है, तो वो हमें ज़रूर रजिस्टर करे ट्विटर पे CLWMC के या LWMC के ट्विटर अकाउंट्स पे या 1139 पे, तो हम उसे फौरी रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, दूसरा बाबर साहब, हमने देखा था कि 3 बीन्स वाला कॉन्सेप्ट आप लोग लेकर आए, LWMC लेकर आई है, उससे फ़ायदा हो रहा है, कारआमद साबित हो रहा है वो? मैडम, ये है कि जो 3 बिन है या सेग्रीगेशन का मॉडल है, इट इज़ दी ओनली मॉडल जिसके थ्रू आप इस वेस्ट को किसी न किसी रीयूज के लिए काबिल बना सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ये एक सक्सेसफुल टेस्टेड मॉडल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सके। 12 साल से वेस्ट कलेक्शन के तो हम एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट की शायद इतनी बड़ी एक्सपर्टीज, बजट के भी इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, उनके इशूज़ हैं। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमने 5 यूसीज के अंदर जो सेग्रीगेशन का मॉडल है उसे इम्प्लीमेंट किया है,
और इसमें प्लान ये है कि जैसे ही ये इस महीने में कंप्लीट होगा, उसके बाद इसको हम 5 यूसीज एक्सपेंड और करेंगे। अच्छा। और फिर हम सेग्रीगेशन प्लांट्स जो हैं वो इंशाल्लाह अपने मेजर एनक्लोजर में हर टाउन के अंदर सेग्रीगेशन प्लांट्स जो हैं उनको भी लगाएंगे, ताकि उस टाउन का जो वेस्ट है वो उस प्लांट के ऊपर आए, उसकी सेग्रीगेशन हो, रीयूज़ हो, उससे एनवायरनमेंट पे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो एक बड़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी है। बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये इतना कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन लोगों से अव्वल तो वेस्ट को कलेक्ट करना 3 डिफरेंट बिन्स में या डिफरेंट फॉर्म्स में, ये एक पाकिस्तान के लिहाज से एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। अच्छा। खुद से उसको सेग्रीगेट करना भी एक चैलेंज है। तो इसके ऊपर बड़ा हम काम कर रहे हैं, पहली दफ़ा हो रहा है। चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून वी आर होपफुल कि इसके रिजल्ट्स भी आए। इंशाल्लाह मतलब उसके ऊपर लिखा भी होता है कि इसमें आपने प्लास्टिक डालना है, इसमें पेपर डालना है, इसमें बाकी, लेकिन फिर भी लोग वही चीज़ें, वही आदत है ना जो बदलती नहीं है हमारी, और उसी को हम लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, बीइंग अ न्यू CEO, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आए आपको? मतलब ये फर्स्ट ईद थी मेरे ख्याल से जब से आप CEO बने हैं, तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ा ऑपरेशन आपने करना था। तो किस तरह की चैलेंजेस, और ख़ास करके शहर लाहौर को जिसको बागों का शहर कहा जाता है, और सफाई के मसले यहाँ पे पहले रहते थे, अब भी थोड़े बहुत होते हैं लेकिन पहले बहुत ज़्यादा रहते थे, तो जब से आप आए हैं किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? इसमें देखिए, एक तो ये है कि हमने रिसेंटली 2-3 बड़ी कैंपेन्स की थी, ज़ीरो वेस्ट की जी, और एक सफाई निस्फ़-ए-मान की कैंपेन जो कि लोकल गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में कराई। तो उन दोनों कैंपेन्स के बाद एटलीस्ट मेरी जो लर्निंग थी रिलेटेड टू दी ऑपरेशंस, कि ये सारा जो वेस्ट है इसको हमने किस तरीके से कलेक्ट करना है, ऑप्टिमली कैसे इसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो इसके ऊपर हो चुकी थी। तो आई थिंक ये ईद जो है ये इसी लिहाज से हमारी बड़ी अच्छी गुजरी है। लेकिन जो मेजर चैलेंजेस हैं, अगर हम देखें लाहौर में अपनी इस कंपनी के लिहाज से, तो HR मैनेजमेंट एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और फिर हमारी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट कटिंग एक बड़ा चैलेंज है। तो इसमें हमने एक पूरा कंट्रोल रूम इस वक्त हम बना रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ उसकी इनॉग्रेशन भी हो रही है, कि जिसके पूरी LWMC जो है इसके तमाम ऑपरेशंस को हम इस वक्त डेटाइज कर रहे हैं। अच्छा। बल्कि अभी हमने ये अंडर प्रोसेस है, नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये डेटाइजेशन इस हद तक है कि एवरी व्हीकल ऑफ LWMC एंड एवरी एम्प्लॉई ऑफ LWMC, उनके जो KPIs हैं वो हमारे कंट्रोल रूम से डिजिटली मॉनिटर हो रहे होंगे। अच्छा। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आई थिंक एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी हमारे वर्किंग के अंदर भी, कॉस्ट कटिंग भी होगी। जैसे रिसेंटली अभी तक हमने ऑलमोस्ट कोई 1 लाख लीटर से ज़्यादा पर मंथ जो है वो फ्यूल की कॉस्ट सेविंग के ऊपर हम जा चुके हैं। और एक लार्ज नंबर है लोगों का, वर्कर्स का, इनएफिशिएंट वर्कर्स का, जिनको भी बिल्कुल किया है। ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो ये जो घोस्ट मुलाजमीन वाला प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये भी फिर हमारे जो रेवेन्यू का स्कोप है, हमने अपना पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसको भी डिजिटाइज कर दिया है। जितनी हम रेवेन्यू कलेक्शन कमर्शियल इंस्टॉलेशन से करते थे, ये सारा मैनुअल था ना, उसमें 100 के करीब लोग हैं, वो भी अब कम्प्लीटली डिजिटाइज हो चुका है। तो मैं फॉर मी डिजिटाइजेशन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, और अगले महीने में इसे हमने कंप्लीट करना है, और फिर इंशाल्लाह तमाम मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे कि ये कैसे किया गया। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी हो रहा है, जो हमारे रूट्स हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि जब आप 1600 गाड़ियों के रूट्स को डिजिटाइज करने के बाद उनकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो वो ऑप्टिमाइजेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको मैनुअली नहीं किया जा सकता। तो मैनुअली तो हम कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसको यूजिंग बिग डाटा एंड यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड AI उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मतलब एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है आपकी तरफ से, LWMC की तरफ से, कि डिजिटलाइज किया जा रहा है। ऑब्वियसली अब दौर भी यही है और इसी के साथ ही हमने आगे बढ़ना है, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। अच्छा इमरान, हमने पहले भी इस पे 12 मरतबा हमने डिस्कशन की हुई है शहर लाहौर की सफाई सुथराई के हवाले से। एक पॉलिसी बनती है, जब इस तरह के ओकेजन्स आते हैं तो हमें साफ़ सुथरा लाहौर नज़र आता है, हर जगह से गंद ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। दोबारा से फिर कहीं ना कहीं वो ढेरियाँ लगी हुई हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ जाती हैं। तो ये कंसिस्टेंसी अब आपको नज़र आ रही है? देखिए बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया। मैं ये समझता हूँ कि ना मुनीबा, कम से कम अगर आपने इसको कंपनी के जरिए, कॉर्पोरेट इदारे के जरिए चलाना है,
तो कम से कम 3 साल के लिए CEO LWMC तैनात रहना चाहिए। एग्जैक्टली, ताकि उस पॉलिसी को जिस तरह आपने कहा है ना उसको वो लेकर चले। सिर्फ यहाँ पे मेरा ख्याल है कि डॉक्टर वसीम अजमल जो हैं वो रहे हैं। अच्छा। उसके बाद मैंने आज तक किसी CEO को 1 साल से ज़्यादा, और उसके बाद अब इनसे पहले अली अनान कमर साहब थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, आपके प्रोग्राम में भी आए, और उन्होंने भी इसी तरह थोड़ा सा बहुत यानी कि फास्ट ट्रैक पे लेकर आए वो उसको। उसके बाद अब ये आए हैं, तो अब जो बाबर साहब दीन है ये भी डिप्टी कमिश्नर रह चुके हुए हैं मुस्लिम जिला में, वो भी डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। इन दोनों के लिए ये सीट कुछ भी नहीं थी, यानी कि जिन जिन जगहों से ये होकर आए, इनकी जो इन्होंने सीखा, जो इन्होंने सिखाने आए, अब ये जब यहाँ पे आए तो मैंने जब अली नान साहब इधर से गए तो मैंने कहा कि जी कहते यार ये आपके लाहौर के DC के बराबर की सीट हो भी सकती है। अच्छा। वो इसलिए कि इसमें ज़्यादा काम है, चाहे काम एक है मगर उसको आपने बिल्कुल एक ही शक्ल में लेकर चलना है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो करवाना भी है, और रोज़ाना रात को सोने से पहले ये देखना है कि यार कहीं पे कूड़ा तो नहीं पड़ा हुआ। अब सारा दिन आपने एक ही काम करवाना है। अब इसी तरह बाबर साहब दिन भी यहाँ पे मौजूद है। मेरी तो ख्वाहिश नहीं, मैं तो ये हुकूमत वक्त जो है निगरान गवर्नमेंट है उसको भी यही कहूँगा, जो आने वाली है वो उसको भी यही कहूँगा, सियासत अपनी जगह, मगर अफसरान को कम से कम 1-2 साल लाजमी रखें ताकि इदारे बचे रहें। अब नए कोई आएंगे तो उनको फिर उसी ABC ऑफ LWMC, फिर नया कोई आया उसको ABC ऑफ LWMC, 2, 2.5, 3 माह तो इसी तरह गुजर जाते हैं। यार ये डंपिंग साइट है, ये फलां जगह पे है, यहाँ पे ज़्यादा कूड़ा गिरगिट आता है, या ये जो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये लफ्ज़ इस तरह से ख़त्म होगा कि ये जो एक प्रैक्टिस है, अगर एक ही ऑफिसर रहेगा तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तो लाजमी होते हैं डेपुटेशन के, तो अगर वो रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मामला हल हो जाएंगे। सही। पहले ये था कि जी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपके पास मशीनरी नहीं है, फलां नहीं है, फलां। अब तो सब कुछ आपके पास है, ऑपरेशन भी आप खुद ही कर रहे हैं, और दूसरा एक इंडिपेंडेंट इदारा हो गया ना। अब तो आगे आपको अथॉरिटी बनाने की तरफ जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपके सवाल का जवाब है कि अगर ये हो जाएगा तो आपको ईद की तरह रोज़ाना सड़कें नजर आएंगी, ईद की तरह रोज़ाना चूना लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो चूने का पता होगा हर किसी को। जिस तरह बाबर साहब ने बताया ना कि अब तो डिजिटलाइज जो है वो सिस्टम शुरू हो गया कि हमने आगे 2 हफ्ते तक इसका एक जाकर इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। ये डिजिटलाइज सिस्टम ही जो है वो आपके इदारे के पैसों को भी बचाता है, लोगों को भी बचाता है, ह्यूमन सोर्स को भी सेट करता है, सिस्टम को भी उस पर देख रहा है। लाहौर शहर की मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कोई छोटा लाहौर शहर नहीं, बहुत बड़ा लाहौर शहर हो गया है। जिस इलाके में जाते हैं ऐसे लगता है हम नए इलाके में आ गए, जिस सोसाइटी में जाते हैं ऐसे लगता है। आप ये देखिए मॉल रोड है ना, अगर आप इधर से हट के कभी जाए ना, जोहो टाउनशिप, वाल्टन रोड, डिफेंस, वहाँ पे पता नहीं माल रोड पे क्या हो रहा है। वही कि माल रोड से ही बात निकलती है, फैसले आपके इसी मैदान में होते हैं। शहर इक़्तिदार है आज भी, मगर मकसद ये कहने का है कि शहर इक़्तिदार में अब जो है इसको और ज़्यादा मॉडल बनाने की तरफ जाना चाहिए। इसकी प्लानिंग जो है अर्बन रूरल जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसको बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो सबको याद रखें, बजाय इसके कहे कि ये क्या करके चलेंगे, ये किस तरह की पॉलिसीज बना के चलेंगे, पाकिस्तान का क्या करके चलेंगे। अच्छा, लैंडफिल साइट्स के हवाले से हमें बाबर साहब बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने 12 मरतबा जो CEOs थे उनसे पूछा था, वो कहते थे वर्किंग हो रही है, लैंड भी ढूंढ ली है, कहीं ना कहीं मिल गई है, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। आप आ गए हैं तो आप क्या इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहेंगे या ले लिया है? इसके ऊपर ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है। अच्छा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि मैंने लिया है, इससे पहले जो CEOs हैं वो भी इसके ऊपर काम करते रहे हैं, बट समहाउ मेरे जो लास्ट 2 मंथ्स हैं हमने इसके ऊपर एक्सटेंसिवली काम किया है। स्पेशली रूडा के साथ बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, और फाइनली विद CEO रूडा हम एक एग्रीमेंट के ऊपर आ गए हैं कि जहाँ पे हमारी जो एग्जिस्टिंग लैंड साइट्स हैं उनको हम रूडा को ट्रांसफ़र कर दें, और रूडा हमें एक नई लैंडफिल साइट जो है जो अगले 50 साल के लिए हमारे लिए इनफ होगी, वो नई डेवलप करके देगा। तो इंशाल्लाह आई थिंक ये भी अगले, बल्कि शायद इसी हफ्ते के अंदर हम इन चीज़ों को भी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद इनको फाइनलाइज कर सकें। तो एक वो नई लैंडफिल साइट की जो कंस्ट्रक्शन है फिर फाइनेंस बाय रूडा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था लाहौर का। और बल्कि पूरे पाकिस्तान में लैंडफिल साइट से एक चैलेंज, लाहौर में भी बड़ा चैलेंज है, तो इंशाल्लाह ये भी रिजॉल्व हो रहा है। इंशाल्लाह। बाबर साहब दीन,
हमारे साथ मौजूद थे, CEO हैं LWMC के। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और इमरान मलिक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन सर जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे लाहौरियों को, क्योंकि ये काविश होती है ना लाहौर को साफ रखने की, ये मुश्तरका होती है, हमारी और आप लोगों की मिलके होती है, ना हम अकेले कर सकते हैं ना आप लोग अकेले कर सकते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह अपने घर को तो साफ रखते हैं लेकिन अपने शहर को भी साफ रखें? थैंक यू। बल्कि आपके इस तवज्जुह से इस प्रोग्राम के, दुनिया न्यूज़ के, मैं लाहौर के तमाम शहरियों से को अपना एक बड़ा क्लियर पैगाम देना चाहूँगा कि ये हमारा अपना शहर है और इसको हमने ही साफ रखना है। हम एक बहुत, ये LWMC एक बहुत बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार लोग और बहुत बड़ी फ्लीट आपके इस वेस्ट को, जो वेस्ट हम फेंकते हैं, इस लिटरिंग को मैनेज कर रही है और ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। तो ये इम्प्रूव उसी वक्त हो सकता है, हम तो अपने ऑपरेशंस भी इम्प्रूव करते रहेंगे, मेहनत से टीम काम करती रहेगी, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट उसी वक्त आएगा जब सिटीजन ऑफ लाहौर जो हैं वो इसको एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के इंश्योर करेंगे कि वो जो वेस्ट रिडक्शन है उसकी तरफ भी जाएं और जो लिटरिंग है उसको मत करें। ठीक है। और तो यही मेरा पैगाम होगा सबके लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। जिस तरह हम अपने सेगमेंट में बात कर रहे थे ख़ास करके बच्चों के हवाले से कि जनाब उनकी क्रिएटिविटी को किस तरह इन्हांस किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। और एक ऐसे ही बहुत ही प्यारे और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहलूल हैं, सिंगर हैं, फोक एंड सूफ़ी म्यूज़िक जनाब उनका खासा है। उसके बाद बताया ये जाता है कि 6 साल की उम्र से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था और बाकायदा इसको सीखा है और 20 से ज़्यादा अब तक वो गाने गा चुके हैं। और ये खूबसूरत सी जो कवाली आपने सुनी है वो भी कितनी खूबसूरत उन्होंने जनाब ये गाई है। तो बहलूल से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी आम रूटीन के हवाले से, स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में है और म्यूज़िक में इंटरेस्ट कैसे हुआ, इस हवाले से भी बहलूल से बात करते हैं। बहलूल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी है, हमें भी बड़ा मज़ा आया। अच्छा बहलूल, किस तरह 6 साल की उम्र में आपने गाना गाना शुरू कर दिया था, तो किस तरह म्यूज़िक में इंटरेस्ट हुआ आपका? मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं म्यूज़िक करूँगा। घर में और कोई करता था म्यूज़िक? जी। कौन? मदर। अच्छा, मदर भी, वो भी सिंगिंग करती हैं या वो सिर्फ ऐसे ही घर में गाना गा रही होती थी और आप सुनते थे? वो भी सिंगिंग करती हैं, वाह जी वाह। तो आपने उन्हीं से सीखा? फिर नहीं, किससे सीखा आपने? मेरे सर हैं सुल्तान म्यूजिक एकेडमी, सर ज़िया। अच्छा, उनसे सीखा आपने? प्रॉपर आपने एक एकेडमी गए, वहाँ से जाके सीखा, वाह जी वाह। और इसी तरह आगे बढ़ते। और अभी आपकी क्या उम्र है? मैं 13 ईयर्स के हैं, मतलब 6 साल की उम्र से आपने वो स्टार्ट किया था और बाकायदा अब आप मेरे ख्याल से सिंगर बन चुके हैं। जी। तो और भी हैं आपके सिबलिंग्स जो म्यूज़िक आपको देखते हैं? वो देखते हैं बस देखते हैं, गाते नहीं है? नहीं, वो नहीं गाते। तो मामा गा रही होती थी तब आपको शौक आया कि मैंने भी गाना है? जी। तो बाबा ने कहा कि ठीक है आप भी गा। बाबा ने तो फिर मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने किया। वाह जी वाह, दैट्स गुड। और इसी वजह से आप आज यहाँ पर बैठे हुए हो। तो स्कूल जाते हो? जी, जाता तो हूँ। वहाँ पर भी जाके फिर टीचर्स और स्टूडेंट्स और जो फ्रेंड्स हैं आपके वो कहते होंगे बहलूल आज हम ये वाला गाना सुनाओ। फेस्टिवल्स पे भी वो परफॉर्म करता हूँ। अच्छा। वहाँ पे और सुबह सुबह नाच भी पढ़ता हूँ। वाह जी वाह, सारे। वाह जी वाह, बहुत ही। तो जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि बहलूल हमें भी सिखा दो, हमने भी सिंगिंग करनी है। जब गैदरिंग हो जाती है ब्रेक टाइम पे या फिर छुट्टी टाइम पे, तो फिर तब। तो वहाँ पे फिर जामिंग करते हो? जी, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बैठ के। और घर में भी जब कजन्स वगैरह आते हैं और वो भी आके आपको कहते होंगे कि हमें भी कुछ सुनाओ, हमने भी गाना गाना है? जी, ऐसे होता है। ऐसे ही होता है। मतलब किसने आइडिया दिया कि आप इस तरह गा सकते हो? ये मैं गाना सुनता रहता था इस वजह से। अच्छा, आपको पसंद था? पसंद था तो मैंने। वाह जी वाह। अच्छा, तो बहलूल कौन सा सिंगर, पाकिस्तानी सिंगर कौन सा पसंद है? आतिफ असलम। अच्छा, हाँ जी। बस एक ही? नहीं, और भी है। और कौन कौन से हैं? आतिफ असलम, अताउल्ला साहब। अच्छा। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब। अच्छा, उनके रीमिक्स सुनता हूँ मैं। उनके सुनते हो आप? जी। और कौन सी पसंद है ज़्यादा, कौन सी उनके रीमिक्स में कौन सी कवाली सुनते हो? काली काली जुल्फों के काली फंदे काली न डालो। वाह जी वाह, क्या बात है। और आतिफ असलम का कौन सा पसंद है? कच्ची डोरियों। कच्ची डोरियों। और ईसा साहब का तो आपने गा ही ली है, क्या बात है, वाह जी वाह। तो है इरादा है कि इनके साथ किसी दिन ड्यूट करूं, इनके साथ मिलके कॉन्सर्ट करूं, स्टेज पे दोनों मिलके गा रहे हो? है इंशाल्लाह।
मौका मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जितनी अच्छी आवाज़ है ना आपकी बेलूल, तो आपको भी मौका मिलेगा और हम भी आपको देखेंगे कि आप स्टेज पे कॉन्सर्ट करें जैसे अभी सारे कर रहे हैं ना। जी। तो बेलूल सुरताल एकेडमी से हो, आप वहाँ पर सीख रहे हो माशाल्लाह, और वहाँ से और भी बहुत से बच्चे हमारे शो में आते हैं, आपको पता है। वहाँ का कोई इंटरेस्टिंग वाकया, कोई स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अली नकी, हाशिम, अच्छा। और वो सारे हम मिल के रियाज और वो वहाँ पे सीखते हैं। तो हम सारे वहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हमारे वहाँ पे लेसन होते अच्छा, हैं। वहाँ पे क्लासेस वो सुरताल म्यूजिक एकेडमी इस्लामपुरा में। ठीक है। वहाँ पे हम मिल के रियाज करते हैं। रियाज करते हो? कितनी देर रियाज करते हो? 2 आवर्स। 2 आवर्स जो है वो रियाज करना होता है आपने। ठीक है। 3 डेज ऑफ वीक जाते हो Yes. आप? ठीक है। हादिया भी वहाँ पर होती थी, और वो अब आप देखो कितना माशाल्लाह वो काम कर रही है और इतना अच्छा वो गा रही है, तो मोटिवेशन मिलती है कि वो भी हमारे साथ ही यहाँ पर सीख रही होती थी और वो माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा गा रही है, तो हम भी इसी तरह जाके गाएंगे। जी जी, मोटिवेशन होती हैं, वो बहुत मोटिवेशन होती है कि इंशाल्लाह एक दिन स्टार। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा, आजकल कहानी सुनो जो गाना है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। बच्चा बड़े से बड़ा जो है ना वो सिर्फ यही गाता हुआ नज़र आ रहा है, कहानी सुनो, पता नहीं किसकी सुनो। ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये चीज़ बोली है, लेकिन हम भी आपसे सुनेंगे कहानी सुनो ज़रूर। जी, एक कवर किया मैंने कैफे खलील का। चलें, तो मुझे अच्छा लगता था, मैंने अब वो भी पसंद है आपको? वो भी कैफे पसंद खलील? क्या बात है जनाब, चलें जी, आप भी सुनाएं हमें। क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा गाया है आपने। Thank you. बेलूल बहुत अच्छा गाया है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो बेलूल जिस तरह आपने बताया कि स्कूल भी जाते हो, वहाँ पर भी इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट करते हो, तो अभी तक आपने 20 गाने गाए हुए हैं अभी तक? जी, किन-किन रिकॉर्ड के किए साथ रिकॉर्ड किए हुए? सोलो रिकॉर्ड किए हैं मैंने। बोल सावल किए हैं, अच्छा। कोठे थे कहाँ बोले, वो भी है, पंजाबी सॉन्ग है। ज़्यादातर पंजाबी? ज़्यादा पंजाबी फोक सिंगिंग। फोक ज़्यादा आपको पसंद है? जी, फोक सिंगिंग करता हूँ और सूफी।